हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के हिंदी विषय के गद्य खंड के अंतर्गत जो पहला पाठ है जिसका नाम है बात और इसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, हम लोग इस पाठ को आज समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित जो प्रताप नारायण मिश्र की कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इसे ध्यान से सुनिएगा। जैसे प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 ईस्वी में 1856 में उन्नाव जिले के बैजे नामक गांव में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम संकट प्रसाद था। संकटा प्रसाद मिश्र था इनके पिता का नाम। स्टूडेंट्स, जो प्रताप नारायण मिश्र हैं, जब इनका जन्म हुआ था इनके जन्म के कुछ समय बाद ही इनके पिता संकटा प्रसाद मिश्र जो थे ये परिवार के साथ मतलब अपने परिवार के साथ उन्नाव से कानपुर में आकर बस गए थे। इसलिए जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो थी वो कानपुर में ही हुई थी। मिश्र जी के जो पिता एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध ज्योतिष थे। ठीक है, तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कानपुर में ही हुई थी और इनको जो भाषा का ज्ञान था वो संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेज़ी और बांग्ला भाषाओं का था। इनके जो आदर्श गुरु थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ठीक है, और इनका संपादन है ब्राह्मण जो कि 1883 ईस्वी में हुआ था, इसका पब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, और ब्राह्मण है, हिंदुस्तान है। ठीक, लेखन विद्या, इनकी लेखन विद्या थी कविता, नाटक, निबंध, आलोचनाएं आदि। और इनकी भाषा शैली प्रवाहमुक्त, सरल, मुहावरेदार, हास्य व्यंग प्रधान। हास्य व्यंग प्रधान मतलब होता है जिसमें हंसी की भी बातें आती हों। ठीक है, हास्य का मतलब हंसी होती है। एवं गंभीर विचारात्मक शैली भी थी इनकी। ठीक है, साहित्य पहचान के अंतर्गत निबंधकार, नाटककार, संपादक और कवि ये सभी इन्होंने कार्य किए हैं। इनका निधन 1894 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था इनका निधन? 1894 मतलब 1894 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। ये सिर्फ 38 वर्ष की इनकी आयु में ही इनका निधन हो गया था। 38 ईयर्स के थे ये। ठीक है, और इनका जो साहित्य में स्थान बहुत ज़्यादा ही इनका साहित्य में स्थान है। साहित्यिक क्षेत्र में इन्होंने महान योगदान किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं मतलब रचनाएं इनकी भी हैं। जैसे निबंध है इनके बात है, बुढ़ापा, दात, रिश्वत, ठीक, धोखा, ये इन्होंने कुछ निबंध लिखे और भी कई सारे निबंध लिखे हैं। इनके पद नाटक हैं, संगीत है, शाकुंतल है। और इनका जो निबंध संग्रह है वो है प्रताप समीक्षा, निबंध नवनीत, प्रताप पीयूष। ठीक है, इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे हैं जैसे गौ संकट, कली प्रभाव, हटी हममीर। और इनका जो रूपक है वो है भरत दुर्दशा, कली कौतुक। इनका जो काव्य संग्रह है वो है रसखान शतक, प्रताप संग्रह। और इनकी जो काव्य रचनाएं हैं वो हैं जैसे प्रताप लहरी है, शैव सर्वस्व है, मन की लहर है, दंगल खंड है, श्रृंगार विलास है, प्रेम पुष्पावली है और भी कई सारे बहुत सारे हैं इसमें। ठीक है, संपादन है इनका हिंदुस्तान है, ब्राह्मण है। और जो इनकी कहावतों पर निबंध है वो है समझदार की मौत और मरे को मारे शाहमदार हो गया। ठीक है, और इनकी कुछ अनुदित ग्रंथ व जीवन चरित्र भी है जैसे कथामाला, नीति रत्नावली, राधा रानी, राज सिंह, पंचामृत और चरिताष्टक, अमर सिंह, बाल संगीत, देवी चौधरानी, इंदिरा, वचनावली आदि बहुत सारे इनके अनुदित ग्रंथ भी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये जो बात चैप्टर है इसका जो इम्पॉर्टेंस गद्यांश है वही मैं आपको पढ़ाऊंगी। लेकिन उस गद्यांश को पढ़ाने से पहले मैं आपको जो बात चैप्टर है इसका जो अर्थ है
ये बात चैप्टर का क्या अर्थ है, इसका महत्व क्या है, इसका क्या प्रभाव होता है, और ये बात के से कौन से हमारे कार्य होते हैं, और बात से जैसे ये बात जिसको वचन भी हम कह सकते हैं, तो ये हमारे पूर्वजों में इसका क्या था, महत्व था, और आज इसका क्या महत्व है। ठीक है, पहले मैं इन सब के बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगी, फिर उसके बाद हम गद्यांश पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये जो बात है, बात जब जैसे हम लोग आपस में जो बोलचाल करते हैं, आपस में जो हम लोग बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, या कन्वर्सेशन करते समय, हमारी बातचीत करते समय जो हमारे मुख से निकलती है और हमारे मन के जो भाव होते हैं, जो हमारे फीलिंग्स होती है, जो हमारे विचार होते हैं, इनको जो शब्दों द्वारा दिखाती है, जो प्रकट कर देती है, वही बात कहलाती है। ठीक है, और बात का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। बात कहें या फिर शब्द, ये बोलने के कारण ही हम मतलब मनुष्य सभी जीवधारियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम बात कर सकते हैं तो हम लोग सभी जीवधारियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे। अब जैसे देख ले, तोता को देख लेते हैं, तोता, मैना, ये हम लोगों की तरह थोड़ी ही बात समझ लेते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं, ये थोड़ी कुछ बातें ये भी हम लोगों की तरह समझ लेते हैं, कुछ बोल सकते हैं, तो सभी पक्षियों में ये सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये बात का प्रभाव क्या होता है, कैसे होता है। स्टूडेंट्स, जैसे हम जानते हैं कि बात के प्रभाव से जैसे हम किसी से भी कुछ भी बात करते हैं, जैसे अगर हमने किसी से कोई अच्छी बात करी, और कभी कभी हम किसी से बुरी भी बात कर देते हैं, लेकिन अगर हम किसी से अच्छे कभी कभी बात करके भी, और कभी हमारा कोई काम नहीं भी बनता है, तो भी हम उससे प्यार से बोलकर अपना काम करा सकते हैं। मतलब कि जहाँ पे लड़ाई हो भी रही होती है, लेकिन हम अपनी अच्छी बातों से लड़ाई को ख़त्म कर देते हैं। बात के द्वारा, यही बात से ही हमारे बहुत से जीवन में जो हमारे जीवन में बहुत से ऐसे कार्य भी होते हैं जो कि बात से ही पूरे होते हैं। बात के माध्यम से ही हम अपने भावों को, हम अपने विचारों, अपनी फीलिंग्स को, जैसे प्रेम को, हमारे शत्रुता हो, फिर प्रेम हो, या फिर सुख दुख हो, या फिर उत्साह हो, इन सभी को दिखा सकते हैं। ठीक है, दिखाते हैं बल्कि, है ना। और बात के माध्यम से ही तो लोग जैसे यहाँ से कहीं दूर दूर एक दूसरे से रहते हैं, जैसे हम लोग यहाँ हैं, कुछ लोग दूसरे देश में हैं, और भी कहीं दूर दूर रहते हैं। तो लेकिन क्या है, जैसे अब तो वैसे हम लोग कॉल कर लेते हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि लोग लेटर लिखते थे, पत्र लिखते थे, तो वो उस लिख कर अपनी बातों को दूसरों को बताते थे। वो पढ़ के यहाँ से जैसे पत्र भेजा जाता था, तो लोग वहाँ अपना जब पत्र लेते देखते थे, तो उसे पढ़ के आप एक दूसरे की बातों को समझ लेते थे। अब तो हम लोग जैसे, अब तो मोबाइल आ गया है, हम लोग तो कॉल कर लेते हैं, चैटिंग करते हैं। जैसे आप देख लीजिए, हम लोग व्हाट्सएप करते हैं और हम लोग कितनी बातें कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे देखिए पढ़ा रही हूँ, अब हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो मैं अपने भावों को, अपने विचारों को, जो मैं ये चैप्टर आपको समझाना चाहती हूँ, तो वो आप मेरी बातों को सुनकर समझ रहे हैं, लेकिन बात समझ तो रहे हैं ना, सुनकर ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी बातों के द्वारा ही ये सारे काम होते हैं। जैसे हम लोग दूर दूर अपने अपने घरों में बैठकर भी एक दूसरों की बातों को समझ लेते हैं। ठीक, कभी लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि कभी हम किसी को ऐसा बोल देते हैं कि जिसमें बनती हुई बात भी बिगड़ जाती है, और कभी हम ऐसा इतना अच्छा बोल देते हैं कि बिगड़ती हुई बात भी बन जाती है। ठीक, और जैसे यही बात ही ऐसी चीज़ होती है जिससे कंजूस भी अगर होता है तो वो उदार बन जाता है, मतलब दानी बन जाता है, और कायर भी वीर बन जाता है। और जो गलत रास्ते पर चलते हैं जो व्यक्ति गलत रास्ते पर चलते हैं, तो उनको अगर हम अपनी बात से समझाते हैं तो वो सही रास्ते पर भी चलने लगते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, आज के टाइम पे तो हम लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बात का कोई महत्व ही नहीं समझते हैं। ठीक, लेकिन हमारे अगर हम पूर्वजों में देखें तो हमारे पूर्वज अपनी बात को, अपने वचन को बहुत महत्व देते थे कि उसे पूरा करने के लिए, मतलब अपनी बात को पूरा करने के लिए, चाहे उनके प्राण ही क्यों ना चले जाए, उनकी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन वो अपने वचन से कभी हारते नहीं थे।
ठीक है। जैसे हमारे देश में इसके बहुत सारे उदाहरण हुए हैं, राजा हरिश्चंद्र जैसे और राजा दशरथ हुए। ये सब अपनी बात के, अपने वचन के इतने पक्के थे कि राजा हरिश्चंद्र ने तो अपना पूरा राजपाट, अपना पुत्र, अपनी मतलब बेटे को और अपनी स्त्री मतलब अपनी वाइफ को, इन सब को भी इन्होंने दांव पर लगा दिया था। सिर्फ क्यों, किस लिए लगा दिया था? क्योंकि इन्होंने स्वप्न में, अपने ख्वाब में, सपने में, ड्रीम में देखा था कि उन्होंने दान दिया है, इसीलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें भी दे दी। सिर्फ किस लिए? एक स्वप्न में, देखा जाए स्वप्न में देखे हुए दान को पूरा करने के लिए इन्होंने अपनी पूरी फैमिली, अपनी पूरे परिवार को दांव पे लगा दिया, ठीक। और वैसे ही राजा दशरथ ने भी अपनी बात को पूरा करने के लिए उन्होंने भी अपने बेटे को, यहाँ तक कि अपने प्राण को, अपने जान को भी उन्होंने दोनों ही त्याग दिए थे। लेकिन आज के टाइम पे कुछ लोग इस बात का बिल्कुल भी महत्व नहीं समझते हैं। लेकिन हमें उन सब लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे दूसरों की भलाई हो सके, देश हो, धर्म, जाति, इन सब का हित हो सके, ठीक है। हमें हमेशा ऐसी बात करनी चाहिए कि हमारे यहाँ इस पूरे विश्व का, इस संसार का विकास हो, ठीक है। सबके साथ हमेशा भलाई करनी चाहिए, अच्छा करना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये बात चैप्टर की कुछ जो महत्वपूर्ण बातें थी वो आपको समझ में आ गई होंगी जो मैंने समझाई। अब हम लोग गद्यांश पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पहला गद्यांश देखते हैं। यहाँ पे जो प्रताप नारायण मिश्र हैं वो कह रहे हैं कि यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्तीवात की व्याख्या करते, तथा भूगोल वेत्ता होते तो किसी देश के जलवात का वर्णन करते। स्टूडेंट्स, आप इसकी एक एक लाइन का अर्थ, इसकी एक एक लाइन की जो मीनिंग है उसको समझते चलिए, आपको ये बहुत इजी लगेगा। ये बहुत इतना टफ नहीं है, बहुत इजी है ये। आप इसे ध्यान से समझिए, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र कह रहे हैं कि बात के ही द्वारा वो समझा रहे हैं कि हम बात से ही उसी के ऊपर ये प्रकाश डालते हुए कह रहे हैं कि अगर हम आयुर्वेद के चिकित्सक होते, ठीक है, यदि हम वैद्य का अर्थ होता है जैसे वैद्य डॉक्टर जिसको बोलते हैं, चिकित्सक बोलते हैं, वही यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि अगर हम आयुर्वेद के चिकित्सक होते तो शरीर के तीन दोष का मतलब ये जो 3 बीमारियाँ यहाँ पे कही गई हैं, कफ का अर्थ तो आप जानते ही हैं, ठीक है। कफ और पित्त भी एक बीमारी है, ठीक। और यहाँ पे तीसरी कह रहे हैं वात की बीमारी होती है जिसमें शरीर में वायु हो जाती है, हमारी बॉडी के अंदर जब वायु भर जाती है, उसी को कह रहे हैं कि कफ, पित्त और वात, इन तीनों में से, शरीर की ये 3 दोषों में से हम किसके बारे में बात करते? वात के बारे में बात करते, ठीक है। फिर आगे देखिए, कह रहे हैं तथा भूगोल वेत्ता होते हैं, तो कह रहे हैं और यदि हम भूगोल के जानकार होते तो किसी देश के जलवात का वर्णन करते। तो किसी भी देश की जलवात का अर्थ होता है जलवायु, ठीक है। तो किसी भी देश की जलवायु के बारे में बात करते, ठीक है। समझ में आ गया होगा। फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र बात के महत्व को बताते हुए कह रहे हैं कि यदि हम आयुर्वेद के चिकित्सक होते तो शरीर के 3 बीमारियों में से 3 कौन कौन सी? कफ, पित्त और वात, इन तीनों में से वात के बारे में बात करते। और यदि भूगोल के जानकार होते तो किसी भी देश की जलवायु के बारे में बात करते, ठीक है। आगे देखते हैं। किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं अगर भूगोल के जैसे मैंने बताया, अगर भूगोल के जानकार होते तो किसी भी देश के बारे में बात करते, और अगर चिकित्सक होते तो शरीर के 3 दोषों में से इसकी बात करते। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं लेकिन हमें उस प्रकार की बातें नहीं करनी है, ठीक है। जिस प्रकार यहाँ पे कह रहे हैं किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है का अर्थ होगा लेकिन हमें उस प्रकार की बातें नहीं करनी है। आगे देखते हैं।
हम तो केवल उसी बात के ऊपर 2-4 बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती है। यहाँ पे जो संभाषण लिखा है इसका अर्थ होता है बातचीत, कन्वर्सेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्सेशन, ठीक है। हृदयस्थ का अर्थ होता है मन में, हमारे जो दिल में, हमारे जो मन में होता है, ठीक है। अब इसका अर्थ देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं हमें उस प्रकार की बातें नहीं करनी है जिस प्रकार चिकित्सक मतलब डॉक्टर कफ, पित्त और वायु विकार से संबंधित बातचीत करके रोग का निदान करते हैं। मतलब कि हमें उस प्रकार से बात नहीं करनी है जिसमें डॉक्टर, चिकित्सक ये 3 बीमारियों को, कफ को, पित्त और वायु से जो संबंधित जो बातचीत करके रोगों को ख़त्म करते हैं। और चिकित्सक तथा भूगोल के जानकार तो देश की जलवायु के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमें ना तो कफ, ना ही पित्त, ना ही वायु, ना ही ये वात कह रहे वायु विकार मतलब वात से संबंधित रोगों की बात करनी है। हमें ये तीनों की, ये किसी की बात करनी नहीं है। ना तो हमें चिकित्सक के तीनों रोगों की बात करनी है, ना ही हमें भूगोल की जलवायु की बात करनी है, ठीक है। इस देश की किसी भी जलवायु की बात नहीं करनी है। हमें तो केवल उसके बारे में बात करनी है जिस बातचीत से हमारे मुख से, जो बातचीत हमारे मुख से निकलती है और जिसके द्वारा हम अपने हृदय में, हम अपने दिल में छिपे हुए हमारे सुख दुख को, हमारे अंदर की ईर्ष्या को, क्रोध को, सभी जो भावों को हम दिखाते हैं। समझ में आया यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र कह रहे हैं उसके बात के महत्व को पर प्रकाश डालते हुए, मतलब बात के महत्व को बताते हुए कह रहे हैं कि यदि हम आयुर्वेद के चिकित्सक होते तो शरीर के 3 दोषों वात, पित्त और कफ में से वात के बारे में बातें करते, लेकिन और अगर भूगोल के जानकार होते तो किसी देश की जलवायु के बारे में बात करते। हमें इस प्रकार की बातें नहीं करनी हैं कि जिस प्रकार से डॉक्टर, चिकित्सक कफ, पित्त और वायु ये तीनों बीमारियों के बारे में बातचीत करके इन रोगों को ख़त्म करता है, और भूगोल के जानकार देश की जलवायु के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमें ये दोनों ही बातें नहीं करनी है। हमें तो सिर्फ उसके बारे में बातें करनी है जो बातचीत से हमारे मुख से निकलती है, जो बातचीत करते समय हमारे मुख से निकलती है और जिसके द्वारा हम अपने हृदय में छिपे हुए भावों को, मतलब हमारे सुख दुख को, हमारे प्रेम को, हमारे द्वेष को, इन सब को हम दिखाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसमें से आपको यहाँ पे ये 3 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा प्रश्न है बात के माध्यम से हम किन भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ऐसे करना होगा, गद्यांश का संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये गद्यखंड पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे गद्यांश लिखेंगे, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्यखंड में संकलित बात शीर्षक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं। स्टूडेंट, जैसे मैंने और भी वीडियो में आपको बताया था कि आपको सबसे पहले ये गद्यांश का है या पदांश का है या फिर संस्कृत खंड का है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि ये गद्यांश है, गद्यखंड से लिया गया है, खंड आपको याद रखना है। फिर आपको शीर्षक याद रखना है, मतलब चैप्टर नेम जो आपका होगा वो आपको याद रखना रहेगा बात से। और फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट है, यहाँ पे आपको राइटर नेम जो होंगे इनको आपको ये 3 बातों को बहुत, खंड और चैप्टर नेम और इसके जो राइटर नेम होंगे, जो लेखक का नाम होगा, आपको ये 3 बातें हमेशा याद रखनी होनी चाहिए कि आपको बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं भूलनी है, ये बिल्कुल आपको सही लिखना है, ठीक है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो गद्यांश में जहाँ तक अंडरलाइन की गई है आपको वहीं तक
ये प्रश्न का उत्तर देना है, उसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, इस प्रश्न में जो गद्यांश में आप देखेंगे कहाँ तक अंडरलाइन दी गई है, आपको वहीं तक उसकी व्याख्या करनी है इस प्रश्न में। तीसरा प्रश्न, जिसका मैंने आपको पूरा अर्थ तो बता ही दिया है, तो उसी अर्थ से ही आप इसका उत्तर लिखेंगे। बात के माध्यम से हम किन भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक, तो इसका उत्तर क्या होगा? बात के माध्यम से हम एक दूसरे के मन के भावों को जान लेते हैं और अपने मन के भावों को दिखाते हैं, मतलब प्रकट करते हैं। बात ही भावों के आदान प्रदान का एक बहुत सशक्त माध्यम है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको पहला गद्यांश। चलिए अब आगे का देखते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं पहले कि मैं जितना भी पढ़ाती चल रही हूँ, आप इसे एक रजिस्टर में फेयर करते चलिएगा, जिससे जब भी आप रिवाइज़ करेंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सच पूछिए, दूसरा गद्यांश हम पढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सच पूछिए तो इस बात की भी क्या ही बात है जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। शुक सारिकादि पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चरित कर सकते हैं, इसी से अन्य नभचारियों की अपेक्षा आदृत समझे जाते हैं। फिर कौन ना मानेगा कि बात की बड़ी बात है। हाँ, बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं, तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। अब इसका अर्थ देखते हैं। यहाँ पे जो कह रहे हैं, सच पूछिए तो इस बात की भी क्या ही बात है जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि, शिरोमणि का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा। तो यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र बात के महत्व को यहाँ पे भी बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य, मतलब हम सभी लोग मनुष्यों को बातचीत करने के कारण सभी जीवधारियों में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। अब जीवधारी जैसे जानवर, पक्षी, जितने भी हैं, जानवर हो, पक्षी हो, जो जीवित हैं, ये सब हम लोग हैं, लेकिन हम लोग बातचीत करते हैं, सभ्य हैं हम लोग। ठीक है, सिविलाइज्ड हैं। तो हम हम सब जितने भी जीवधारी हैं, इन सब में जब हम लोग बात करते हैं, हम लोग एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमें सभी, हम लोगों को, मतलब मनुष्य जाति को, पूरा मानव जाति को, मनुष्यों को सभी जीवधारियों में श्रेष्ठ समझा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। शुक सारिक आदि पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चारित कर सकते हैं। यहाँ पे शुक सारिक आदि का अर्थ होता है तोता मैना। ठीक है, शुक सारी आदि का अर्थ होगा तोता मैना, और भी बहुत सारे आदि। तो यहाँ पे कह रहे हैं मनुष्य को देख कर, मतलब हम लोगों को देख ही कर तो वो तोता मैना बोलना सीखते हैं, अपने से तो सीख नहीं जाते हैं। हम लोगों को सुनते रहते हैं, जैसे हम लोग घर में तोता मैना पाले होते हैं, रखे होते हैं, तो वो हम लोगों की बातचीत को सुनते हैं, सुन के वो भी बोलने लगते हैं। तो वही कहा जा रहा है, मनुष्य का जो अनुकरण कर, मनुष्य का अनुकरण करने का मतलब होता है नकल करना। ठीक, कह रहे मनुष्य का अनुकरण कर बोलने वाले पक्षी जैसे तोता मैना को भी अन्य पक्षियों में श्रेष्ठ और आदरणीय समझा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं मानव जीवन में बात का बहुत महत्व है, बात की महत्व को अस्वीकारा नहीं जा सकता है। आगे देखते हैं। इसी से अन्य नभचारियों की अपेक्षा आदर्श समझे जाते हैं। फिर कौन ना मानेगा कि बात की बड़ी बात है। हाँ, बात ही बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं, तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि बात का इतना ज़्यादा महत्व है कि लोग ईश्वर को निराकार मानते हैं, फिर भी बहुत सारी बातों का संबंध ईश्वर से जोड़कर देखते हैं और उन महान बातों को ईश्वर के वचन मानकर, मतलब ईश्वर की बात मानकर उसका क्या करते हैं, आदर करते हैं। ठीक है, ईश्वर को कहते हैं कि बहुत से लोग तो ईश्वर को नहीं मानते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, लेकिन फिर भी ईश्वर का कोई आकार, या ये कहते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, फिर भी जो वेद में ईश्वर की जो बातें कही गई हैं, जो वेद हों, ये सब चीज़ें में जो कही गई है, जैसे कुरान शरीफ में देख लीजिए अल्लाह का कलाम है उसमें, और बाइबल में ईश्वर का जो वर्ड किस प्रकार संभव है, ये सारी चीज़ें जो कही गई हैं, लोग क्या करते हैं, उन
ये सारी किताबों के अंदर की जो बातों को मानते हैं वो क्या मानते हैं, ईश्वर की बात मानते हैं कि नहीं ईश्वर ने ऐसा कहा है तो हमें ये मानना चाहिए। ठीक है ना। आज जो हमारे बीच में जो कितनी बातें हम लोगों को समझाई जाती हैं कि नहीं उसमें ये लिखा है, किताबों में ये लिखा है, तो ये क्या कहते हैं कि हाँ हाँ ईश्वर ने ये ईश्वर की बात है, ईश्वर के बोल है, ईश्वर के वचन है। तो हम लोग वही बातों को सुनकर उस बातों को मानते हैं, ईश्वर पर यकीन करते हैं कि हाँ ये ईश्वर ने बात कही है, तो हम लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं। ठीक वही चीज़ यहाँ पे कही गई है। आगे देखते हैं, जैसे ये वाली मैंने पढ़ाया अभी, वेद ईश्वर का वचन है, कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, होली बाइबल वर्ड ऑफ गॉड है। यह वचन कलाम और वर्ड बात ही के पर्याय हैं जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थित नहीं कर सकती, पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने बिना बानी वक्ता बढ़ जोगी वाली बात मान रखी है। ठीक है। अब इसका एक बार पूरा अर्थ देखते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको अभी समझाया भी था कि जैसे वेद में ईश्वर के वचन, कुरान शरीफ में अल्लाह का कलाम, बाइबिल में ईश्वर का वर्ड, ये किस प्रकार से संभव है, बिना मतलब बिना मुंह से, कोई ईश्वर ने आके तो किसी से बात कही नहीं है कि ईश्वर ने आके खुद बातचीत की हो, ऐसा तो हुआ नहीं है। ये तो कुरान शरीफ में लिखे गए हैं और हमें बताए गए हैं कि ये ईश्वर के बोल है, ईश्वर के वचन है। ठीक है। तो बिना मुंह से ये बात की गई कैसे संभव है, कैसे संभव हो गई है, लेकिन ये संभव मानी गई है। ये क्यों संभव नहीं कही जा सकती है। ठीक है। लेकिन इसे ईश्वर के वचन मानकर इसे संभव ही माना गया है। ईश्वर का जो साकार रूप होने पर भी उसकी जो वाणी है, जो उसकी बात है, जो उसके वचन है, ये संभव है। फिर भी निराकार होते हुए भी वेद, पुराण, कुरान और बाइबिल को ईश्वर के वचन कहकर आदर किया जाता है। ठीक है। तो सभी धार्मिक मनुष्यों ने बात के महत्व को स्वीकारते हुए बिना मुख वाले, मतलब जिसमें बोला नहीं गया, ईश्वर ने खुदा की बात नहीं की है, तो वही कहा जा रहा है कि बिना मुख वाले उस ईश्वर को सबसे बड़ा वक्ता और महान योगी माना है। सबसे बड़ा वक्ता का मतलब सबसे बड़ा कौन है, ईश्वर है, तो उसको ही माना जाएगा, क्योंकि उसी ने जो बातें लिख दी तो वही बातें हम मानते हैं और हर धर्म के लोग भी मानते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ये दूसरा गद्यांश कंप्लीट होता है। इसके प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं, पहला प्रश्न आपको लिखना है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका भी संदर्भ आपको वैसे ही, पहले वाला गद्यांश जैसे था वैसे ही संदर्भ आपको लिखना है। अब क्योंकि ये एक ही चैप्टर है, आप एक बार तो संदर्भ लिख चुके हैं, तो आप इसमें संदर्भ नहीं लिखेंगे। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसमें ये जो गद्यांश है इसके पूरे गद्यांश में ही अंडरलाइन की गई है, तो यहाँ पे आप इसका पूरे गद्यांश की आपको व्याख्या करनी होगी। ठीक है। चलिए, आपको ये पहला और दूसरा क्वेश्चन ही करना है, जिसमें से पहला तो आप लिख चुके हैं, तो अब आप रजिस्टर में पहला क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपको दूसरा ही प्रश्न लिखना रहेगा। ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं तीसरा गद्यांश। तीसरा गद्यांश, ये जो गद्यांश फोर्थ है यही वाला है। तीसरा गद्यांश आपको छोड़ देना है, फोर्थ वाला गद्यांश ही आपको पढ़ना है। देखते हैं, जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचता है तो हमारी कौन बात रही। हम लोगों के तो गात माही बात करामात है। नाना शास्त्र, पुराण, इतिहास, काव्य, कोश इत्यादि सब बातचीत ही के फैलाव हैं, जिनके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन, बुद्धि, चित्त को अपूर्व दशा में ले जाने वाली, अथच लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है। ठीक। अब यहाँ पे इसका अर्थ देखते हैं। यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं कि जब इस संसार को चलाने वाले ईश्वर खुद पर भी, मतलब ईश्वर स्वयं भी बात के प्रभाव से नहीं बच सके, उन्हें भी बहुत बार अपनी बात की आन रखने के लिए भक्तों की रक्षा करनी पड़ी है, तो उसी ईश्वर की रचना होने के कारण मनुष्य में इतनी शक्ति कहाँ की वह बात के प्रभाव से मुक्त रह सके।
क्योंकि मनुष्य की जो शारीरिक रचना में जो बात तत्व है, इसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है, बात की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यहाँ पे मिश्र प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं कि हमारे देश में अनेक शास्त्रों जैसे पुराण, काव्यों, इतिहास, दर्शन, कोश आदि ग्रंथों की जो रचना की गई है, इन सभी ग्रंथों में किसी न किसी बात पर चर्चा की गई है। इन ग्रंथों में लिखी गई बातें मन मस्तिष्क में, जो हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क पर अनोखा प्रभाव छोड़ती है और इनके पढ़ने से, इनके अध्ययन से जो हमारा मन है वो शुद्ध होता है। हमारे चित्त में ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो लोक परलोक का चिंतन करने लगता है। मतलब बात के माध्यम से ही लोक परलोक में भी सब बात बनने लगती है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसका अर्थ। यहाँ पे मिश्र जी कहते हैं कि जब इस संसार को चलाने वाले ईश्वर पर भी बात के प्रभाव, ईश्वर खुद ही बात के प्रभाव से नहीं बच सके, ठीक है, उन्हें भी कई बार अपने बात की आन रखने के लिए, मतलब कि ईश्वर ने किसी की, मतलब कभी किसी को कुछ चाहिए, किसी ने कोई प्रेयर की और उसकी बात नहीं पूरी हुई, लेकिन जब वो इतने मन से इतना जब रो के जब ईश्वर से जब प्रार्थना करता है तो ईश्वर को भी अपनी उसकी बात माननी पड़ जाती है। वही यहाँ पे कहा गया है कि ईश्वर को भी अपनी बात की आन रखने के लिए भक्तों की रक्षा करनी पड़ी है। तो उसी ईश्वर की जो रचना है, उसकी जो संसार बनाया है, उसका ये जो सर्वश्रेष्ठ रचना है, उसके होने के कारण मनुष्य में इतनी शक्ति कहाँ की कि वो बात के प्रभाव से मुक्त रह सके। ठीक है, क्योंकि मनुष्य की जो शारीरिक रचना में बात तत्व है, इसकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ पे मिश्र जी कहते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे अनेक शास्त्र हैं, जैसे पुराणों में, काव्यों में, दर्शन में, कोश में, इतिहास में, ये सभी ग्रंथों की जो रचना की गई है, ये इन सभी में किसकी रचना की गई है? यही किसी न किसी बात की ही रचना की गई है। ठीक है, इन सभी ग्रंथों में कह रहे लिखी गई जो बातें हैं वो हमारे मन मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ती है, और अगर हम इनका अध्ययन करते हैं, इनको पढ़ते हैं, तो हमारा मन भी शुद्ध हो जाता है और हमारा जो मन लोक परलोक के बारे में चिंतन करने लगता है, लोक परलोक में भी इसकी बातें बनने लगती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाइए तो ईश्वर की भांति इसके भी अगणित ही रूप पाएगा। बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, टेढ़ी बात, खोटी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, लगती बात इत्यादि सब बात ही तो हैं। ठीक, यहाँ पे कह रहे हैं, प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं कि बात का स्वरूप कोई भी नहीं बता सकता है। ठीक है, कि ये बात कैसी है, लेकिन जब हम इसका चिंतन करते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, तो देखें तो हम ये पाएंगे कि जिस प्रकार एक होते हुए भी ईश्वर के बहुत सारे रूप हैं, उसी प्रकार बात के भी अनेक रूप हैं। कोई बात बहुत छोटी होती है, कोई छोटी सी बात इतना बड़ा रूप ले लेती है, जैसे बात बढ़ती चली जाती है। ठीक है, जैसे देख लें कि द्रौपदी की एक बात कहने पर पूरा महाभारत हो गया था। द्रौपदी ने एक बात कह दी जिसकी वजह से पूरा महाभारत हो गया। कोई बात बिल्कुल सीधे ढंग से कह दी जाती है, तो कोई घुमा फिरा कर कही जाती है, एक मतलब व्यंग रूप में कह दी जाती है। कोई बात सुनने वाले को बहुत कष्ट पहुंचाती है, तो कोई बात सुनने वाले के कानों में अमृत घोल देती है। कोई बात मीठी होती है, तो कोई बात बहुत कड़वी होती है। कोई बात मन को बहुत अच्छी लगती है, मतलब हमारे मन को, हमारे दिल को बहुत अच्छी लगती है, तो कोई बात मन को तीर की तरह चुभने वाली होती है, मतलब हर्ट करने वाली होती है। तो इस तरह से बात के बहुत सारे रूप होते हैं। स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे का गद्यांश देखते हैं। पहले आप इसके प्रश्न जान लीजिए। इसमें भी आपको गद्यांश का संदर्भ लिखा है। जो पहला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो इसका भी आपको संदर्भ नहीं लिखना है, क्योंकि आप पहला वाला आप जैसे संदर्भ लिख देते हैं किसी भी पाठ में, तो आपके फिर उसी पाठ के किसी भी गद्यांश में आगे जितने भी गद्यांश लिखते जाते हैं, फिर उसका संदर्भ आपको नहीं लिखना है रजिस्टर में। ठीक है, क्योंकि आपने पहला तो लिख ही दिया है। दूसरा देखते हैं प्रश्न, रेखांकित अंश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। आपको ये करना है, जहाँ तक अंडरलाइन है उसी की आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं, उपरोक्त गद्यांश में प्रयुक्त
बात और छोटी बात मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उपरोक्त, तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त गद्यांश में प्रयुक्त मुहावरे बड़ी बात का अर्थ है विशेष बातें और छोटी बात का अर्थ है व्यर्थ व अनुपयोगी बातें। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला, दूसरा और तीसरा। पहला प्रश्न आप करेंगे, दूसरा करेंगे, और जो ये 7 नंबर पर है ये वाला आपको करना है। ठीक है, चलिए अब आगे का गद्यांश देखते हैं। आगे का गद्यांश देखिए। बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे व्यक्ति का साध नहीं है। बड़े बड़े विद्वरों तथा महाकवीश्वरों ने के जीवन बात ही के समझने समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। सहृदयगढ़ की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है। यहाँ पे इसका अर्थ देखते हैं। यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं कि बात के महत्व को, मतलब बात की का जो सार होता है, इसके तत्व को, इसके अर्थ को समझना, जो बोल रहा है, जो वक्ता है, इसकी बात को गहराई से समझना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इस प्रकार बात को हर व्यक्ति करता है, लेकिन ऐसी बात करना कि वह अपनी बात से जो जिससे वो बात कर रहा है, जो सुन रहा है, श्रोता के हृदय को बदल कर रख दे, ऐसे वक्ता भी कम ही मिलते हैं। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रताप नारायण मिश्र कह रहे हैं, फिर से इसको ध्यान से सुनिए, कि जैसे हम कभी किसी को जब हम आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं, तो जब जो बोल रहा होता है, जो वक्ता होता है, वो जो बात कर रहा होता है, उसकी बात की गहराई से समझना ये हर व्यक्ति की बात नहीं होती, हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। मतलब कि जैसे जो एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी बात एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और जो सुन रहा है, जो श्रोता है, वो उसकी बात को समझ रहा है और समझकर वो उसकी बात मान जाए। जो बोल रहा है वो अपनी बातों से, जिससे वो बात कर रहा है, सुनने वाले को अपनी बात मनवा ले। ठीक है, तो ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं, क्योंकि लोग ऐसे ही तो बहुत सारी बातें आपस में करते रहते हैं, लेकिन अपनी बातों से किसी को मना ले, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। कई बड़े बड़े विद्वान मनीषियों, शिक्षाविदों का तो पूरा जीवन ही दूसरों को अपनी बातें समझाने में ही चला गया, बीत गया पूरा। ऐसे जो लोग थे, ऐसे प्रतिभा जो संपन्न व्यक्ति की बातों के सामने तो जो सुनने वाले हैं वो इतने मतलब खो जाते हैं उनकी बातें सुनकर, कि उनकी बात के सामने उन्हें सारा जो संसार है वो बहुत छोटा लगने लगता है। ठीक है, मतलब जैसे आप लोग ने भी देखा होगा कि कुछ लोग ऐसी इतनी अच्छी बातें करते हैं और ऐसे समझाते हैं कि हमें लगता है कि हम बस उन्हें सुनते ही रहें, और हमें उनकी इतनी अच्छी बातें, इतनी जो हमें हमारे मन को, हमारे हृदय को जो बदल देती है, तो हमें उनकी बातें इतनी अच्छी लगती हैं कि हमें संसार की जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी संसार की और भी बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, वो सब हमें बहुत छोटी लगने लगती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, सतकवियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं की प्रभावशालिनी बातें, जिनके जी को और ना कर दे, उसे पशु नहीं पाषाणखंड कहना चाहिए, क्योंकि कुत्ते बिल्ली आदि को विशेष समझ नहीं होती, तो भी पुचकार के तू पूसी पुसी इत्यादि बातें कह दो तो भावार्थ समझ के यथा सामर्थ्य इसने प्रदर्शन करने लगते हैं। ठीक है, फिर वह मनुष्य कैसा जिसके चित्त पर दूसरे हृदयवान की बात का असर ना हो। यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र कह रहे हैं कि जिन व्यक्तियों को बालकों की तोतली बोली, सुंदर नारियों की प्यारी मीठी मीठी बोली, मधुर व प्यारी बातें, और कवियों की जो मन को मोहने वाली बातें, और प्रभावशाली जो लोग होते हैं, जो मतलब वक्ता होते हैं, कह रहे हैं जो प्रभावशाली वक्ताओं की जो बातें प्रभावित नहीं करती हैं, उन्हें पशु नहीं पत्थर कहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पुचकारने पर तो पशु भी प्रेम को प्रदर्शन करने लगता है, स्नेह दिखाने लगता है। क्योंकि आप देखा होगा, जैसे हमारे घरों में बहुत से लोग
पाले रहते हैं, गोट जैसे बकरी पाले रहते हैं, बहुत से लोग डॉगी भी पालते हैं, लेकिन अगर हम उनको बहुत प्यार करते हैं तो वो भी अपने स्नेह जो होता है, प्यार होता है, वो भी दिखाने लगते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग इतनी ऐसी बातों को नहीं समझते हैं तो उन्हें पत्थर कहना चाहिए, क्योंकि पशु भी को भी अगर हम लोग प्यार से बोलते हैं तो वो भी अपना प्यार दिखाने लगता है। लेकिन जो लोग उसको इन प्यार की भरी, जैसे बच्चों की तोतली बातें हुई, और जैसे सुंदरी नारियों की मधुर प्यारी बातें हुई, और कवियों की मनोहारी जो बातें होती हैं, ये सब बातों को अगर वो नहीं समझता है तो उसे पत्थर कहना चाहिए, ठीक है। फिर मनुष्य इतना, यहाँ पे कह रहे हैं पशु भी प्रेम की भाषा समझते हैं, फिर मनुष्य इतना हृदयहीन कैसे हो सकता है जिसके मन पर दूसरे बात का प्रभाव। क्योंकि जब पशु भी बात समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा इंसान जिस पर किसी की भी अच्छी बातों का भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई मनुष्य ऐसा हृदयहीन कैसे हो सकता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, इसके प्रश्न देख लेते हैं। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको यहाँ पे भी वही गद्यांश का संदर्भ वैसे ही करना होगा। दूसरा देखते हैं प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो अंडरलाइन जो दी गई है, बालकों की तोतली बातें, यहाँ से लेकर ये जो नीचे बात का असर ना हो, यहाँ तक अंडरलाइन किया गया है, आपको यहाँ तक ही इसकी व्याख्या करनी है, ठीक है। तीसरा प्रश्न देख रहे हैं, कैसे लोग दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमा सकते हैं। आपको ये वाला प्रश्न करना है, ठीक है। इसका उत्तर देख लेते हैं। कह रहे कैसे लोग दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमा सकते हैं। जो लोग अपनी बात को श्रोता को इस प्रकार समझाएं कि उसका हृदय भी परिवर्तित कर दें, ऐसे ही लोग दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमा सकते हैं। यहाँ पे मतलब है कि हम अब जैसे हम बोल रहे हैं तो हम वक्ता हो गए, जो सुनता है उसे श्रोता कहते हैं। तो हम अपनी बातों से जो श्रोता है उसको ऐसे समझा दें कि वो हमारी बात से मान जाए, ठीक है। दूसरों अपनी बातों से दूसरों को के हृदय को बदल दें, ठीक है। तो जैसे दूसरों की समझ पर अपना आधिपत्य जमा लें, तो उसी को कहते हैं, वही यही उत्तर यहाँ पे लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप इसे अपने रजिस्टर में भी शेयर कर लीजिएगा, और जो चीज़ आपको ना समझ में आई हो, जहाँ पे आपको कुछ डाउट हो, वो आप कमेंट बॉक्स पर हमसे कह सकते हैं, ठीक है। और अपनी इस वीडियो को आप शेयर करिए अपने क्लासमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को, सबको शेयर करिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो दूसरा पार्ट है, गद्यखंड का मंत्र है जिसका नाम, हम लोग उसे समझेंगे, उसे पढ़ेंगे, ठीक है। बाय।